हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। नाउ कल मेरा लेक्चर एब्रप्टली एकदम से मुझे रोकना पड़ा था। लेट मी कंटिन्यू माय टॉपिक एंड टुडे आई विल फिनिश दिस चैप्टर रेडॉक्स टाइट्रेशन केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 3 जो हम कर रहे हैं, और इसमें सेक्शन 2 रेडॉक्स टाइट्रेशन को आज हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। मेरे कल के लेक्चर में मैंने आपको 60th प्रॉब्लम तक आई थिंक करवा दिया था। आज मैं यह आखिरी के जो 4 प्रॉब्लम मुझे कराने हैं इन्हें करा के फिनिश करता हूं। 63rd प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करूंगा। 63rd, 66th, 69th और 72 यह 4 प्रॉब्लम आज मैं करने वाला हूं। इनफैक्ट आई हैड सॉल्व sufficient number of problems in order to explain केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 1 हमने 11th स्टैंडर्ड में करा। केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 हमने 11th और 12th के ठीक बीच में करा था। एंड नाउ वी आर अबाउट टू फिनिश दिस 12th स्टैंडर्ड। अब सिर्फ एक ही चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का बाकी है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसके पहले हमने यह रेडॉक्स टाइट्रेशन फिनिश कर लिया। 63rd प्रॉब्लम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। 9.55 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। 9.5 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, डू यू नो व्हाट इज दैट? CaOCl2। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। मैं थोड़ा अभी और भी डिटेल में बताऊंगा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। वॉज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर। It's extracted with water and the solution was made up to 1 liter, और इसके द्वारा हमने 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया। 25 ml of this solution was added to 50 ml of ferrous sulfate। इसका 25 ml सैंपल लिया and this 25 ml sample is mixed with 50 ml of ferrous sulfate having 5.6 gram ferrous ion per liter। फेरस आयन कंसंट्रेशन पर लीटर दिया हुआ है। एसिडिफाइड विथ डाइल्यूट H2SO4। इसमें डाइल्यूट H2SO4 पहले ही डाल रखा है, उससे डाइल्यूटेड कर रखा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रखा है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीशन, 29.9 ml of 0.1 normal KMnO4 is needed to oxidize excess ferrous ion। 29.9 ml of 0.1 normal KMnO4 is needed to oxidize excess ferrous ion। Calculate percentage of available chlorine in the bleaching powder। Percentage of chlorine available। Now this is an interesting problem। सबसे पहले what is bleaching powder? Bleaching powder is this Ca2 positive, OCl negative and Cl negative। This is bleaching powder। इस तरह से CaOCl2 बनता है। OCl negative ion or chloride ion। Now this bleaching powder, whenever it's mixed in water, whenever it's extracted in water, it gives calcium hydroxide and chlorine gas। This chlorine gas gets suspended in water in that solution।
यह क्लोरीन गैस उस सॉल्यूशन में फ्लोट करती है, सस्पेंड उसमें ही डिजॉल्व रहती है। और इनफैक्ट इस क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी की वजह से क्लोरीन गैस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह क्लोरीन कहीं पर भी रिड्यूस हो सकती है, और जब यह स्वयं रिड्यूस होती है, क्लोराइड आयन में रिड्यूस होती है, तो सामने किसी को ऑक्सीडाइज करती है। और जब ये सामने किसी को ऑक्सीडाइज करती है मतलब उसको जलाती है। जरा सोचिए, पानी के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया होंगे और उसमें आपने ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, तो वह ब्लीचिंग पाउडर पानी से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और साथ में वहां क्लोरीन गैस आ जाएगी। ये क्लोरीन गैस जो उसमें डिसॉल्व है, ये क्लोरीन गैस रिड्यूस होगी क्लोराइड आयन में, और जब ये रिड्यूस होगी तो सामने किसी को ऑक्सीडाइज करेगी, और सामने किसी को ऑक्सीडाइज करेगी मतलब उसको जलाएगी। मतलब यदि वहां जर्म्स और बैक्टीरिया है तो उसको ऑक्सीडाइज करेगी। जब ये जर्म्स और बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करेगी मतलब जर्म्स और बैक्टीरिया को जलाएगी, मतलब उसे मारेगी। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से ब्लीचिंग पाउडर रिमूव्स और किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन वाटर। इसलिए पानी को साफ करने के लिए स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। अब देखिए, इधर यह जो 1 लीटर सॉल्यूशन आया है, इसमें क्लोरीन गैस आई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया है और क्लोरीन गैस आई है। और यह क्लोरीन गैस 25 ml सैंपल में, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो आगे कोई रोल नहीं है। यह जो क्लोरीन गैस है, यह जो क्लोरीन है, यह फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करेगा फेरिक आयन में, और क्लोरीन जो है वह रिड्यूस होगी क्लोराइड में। अब लिमिटेड क्लोरीन है 25 ml सैंपल में, तो लिमिटेड क्लोरीन ने लिमिटेड फेरस आयन को, एक मेजर्ड फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया। कुछ फेरस आयन बचा रह गया, वो जो फेरस आयन है उसको ऑक्सीडाइज करा जा रहा है KMnO4 के द्वारा। यहां KMnO4 का Mn रिड्यूस हो रहा है और फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है फेरिक आयन में। इस तरीके से वहां रिएक्शन हो रही है। दिस इज द प्रॉब्लम फिलॉसफी, दिस आर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम को फिर वापस पढ़ते हैं, सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। 9.55 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लिया, पानी के अंदर डाल दिया। 9.55 ग्राम CaOCl2 लिया, पानी के अंदर डाल दिया। जब हमने ब्लीचिंग पाउडर को पानी के अंदर डाला, वहां रिएक्शन हुई, क्लोरीन गैस फ्लोट कर गई। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसी काम का नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और वहां पर क्लोरीन गैस भी उस 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गई। यह क्लोरीन गैस आगे एक रोल प्ले कर रही है। 25 ml सैंपल लिया तो इसमें भी क्लोरीन गैस आएगी प्रोपोर्शनेटली, और उस क्लोरीन गैस में हमने 50 ml फेरस सल्फेट डाला। वह फेरस सल्फेट जिसमें फेरस आयन कंसंट्रेशन है 5.6 ग्राम पर लीटर। तो क्यों ना हम फेरस आयन कंसंट्रेशन से हम फेरस सल्फेट का कंसंट्रेशन निकाल लें। सबसे पहले मैं फेरस आयन कंसंट्रेशन इधर लिखता हूं। फेरस आयन कंसंट्रेशन 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम per liter. This 5.6 upon 56 mole per liter, or this is 1/10 molar. और मैं कहता हूं the same is the concentration of ferrous sulfate. जो फेरस आयन कंसंट्रेशन है वही हम फेरस सल्फेट का कंसंट्रेशन कहेंगे। तो फेरस सल्फेट की हम नॉर्मेलिटी हम निकाल सकते हैं। फेरस सल्फेट जो कि 1/10 मोलर है, यह 1/10 इंटू 1/1 नॉर्मल होगा, क्योंकि इसके लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। तो हमें इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट मिल जाएंगे। कितने इनिशियली ले रहे हैं, अब जरा हम देखें इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितने हैं।
इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, यह है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। और जो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 है इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस फेरस आयन। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस फेरस आयन और अनरिएक्टेड फेरस आयन। अब इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन आ जाएगा हमें, इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन, यह होगा नॉर्मेलिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। दिस इज इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन। अब इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन दैट रिएक्टेड विथ क्लोरीन, इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ कितने इक्विवेलेंट फेरस आयन रिएक्ट करें? तो इनिशियली तो इतने थे, बचे रह गए इतने, तो इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन ने क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करा। इसको हम निकाल सकते हैं। 0.1 कॉमन, 1000 भी कॉमन, 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 हुआ 20, 20.1, 0.1 इंटू 20.1 upon 1000, this much equivalent, and this is also equal to equivalent of chlorine। तो इससे हमें मोल्स ऑफ क्लोरीन मिल जाएंगे। क्लोरीन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन इन 25 में, यह हो गया 0.1 इंटू 20.1 अपॉन 1000 इंटू 2। तो इससे हमें आ जाएगा मोल्स ऑफ क्लोरीन इन 1 लीटर, मोल्स ऑफ क्लोरीन इन 1 लीटर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अवेलेबल क्लोरीन, यह अवेलेबल क्लोरीन भी होगा 0.1 इंटू 20.1 अपॉन 1000 इंटू 2 अपॉन 25 into 1000. This is the total moles of available chlorine. यह अवेलेबल क्लोरीन के मोल्स है, जो कि हमें दिख रहा है 2.01 अपॉन 50 मोल्स। अब हम परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन निकाल सकते हैं। मैं लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन अवेलेबल, इतने मोल्स क्लोरीन के अवेलेबल है 2.01 अपॉन 50, तो इतने ग्राम्स अवेलेबल है, इंटू 71 कर दिया, इतने ग्राम्स क्लोरीन के अवेलेबल है अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट हुआ 9.55 into 100. This is the percentage of available chlorine and this is the answer. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम को समझना है। ब्लीचिंग पाउडर इज अ वेरी कॉमन reagent, we use it in our day to day life. कहाँ इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जरा रिकॉल करो। गंदे पानी को साफ करने के लिए। जनरली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, देयर ड्यूटी इज टू सप्लाई प्योरिफाइड वाटर। नाउ व्हाट डू? दे कलेक्ट वाटर इन सम रिजर्वायर थ्रू डैम्स, नदी के थ्रू, लेक के थ्रू, किसी रिजर्वायर के थ्रू वो वाटर पहले तो वहां इकट्ठा करते हैं, बांध बनाते हैं, नदी का पानी रोकते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, तालाब में इकट्ठा करते हैं। अब ये जो पानी इकट्ठा होता है ये कोई बिल्कुल प्योर तो हो नहीं सकता। बारिश का पानी है, ढेर सारी गंदगी लेकर उसमें कई जगह ड्रेनेज सीवेज के पानी भी एडअप होता है। तो यह जो रिजर्वायर में
या लेक में या रिवर में ये जो वाटर है, इट्स अ polluted water, it's a dirty water. It contain lot of germs and bacteria. उसे वह प्यूरिफाई करके हाउस होल्ड में सप्लाई करते. In order to purify that, what they do? They used to put bleaching powder into it. This is not the only process. There is a chain of, there is a sequence of various process. सबसे पहले सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी हटाते हैं, फिर कुछ इम्प्यूरिटी को कोएगुलेट करते हैं, फिर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं और फिर उसको सप्लाई करते हैं. देयर इज अ चेन ऑफ प्रोसेस, कई सारी स्टेप्स होती है जिसमें अलग अलग तरह से अलग अलग तरह की इम्प्यूरिटीज को साफ किया जाता है. उनमें से वन ऑफ द प्रोसेस इज एडिंग और पुटिंग ब्लीचिंग पाउडर इनटू इट. एडिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया. ब्लीचिंग पाउडर डालने से उसके अंदर जो जीवित प्राणी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, वो मर जाते हैं. उनको रिमूव कर देते हैं. रिमूव तो नहीं होते, मर जाते हैं. कैसे मर जाते हैं? उनको जला दिया जाता है एक तरीके से. कैसे, वह हम समझा रहे हैं. ब्लीचिंग पाउडर को जब पानी में डाला जाता है, पानी से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है और क्लोरीन गैस देता है, और यह क्लोरीन गैस उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है. नाउ दिस क्लोरीन गैस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कैसे? दिस क्लोरीन गैस इजिली गेट रिड्यूस्ड इनटू क्लोराइड आयन. यह क्लोरीन गैस बड़ी आसानी से स्वयं को क्लोराइड आयन में रिड्यूस करती है. When it itself get reduced, it means it used to oxidize something, somebody else, something else. कोई दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी. ऑक्सीडाइजिंग मीन्स बर्निंग, मीन्स जलाना, एक तरीके से जलाना. पानी के अंदर ऑक्सीडेशन करना मतलब जलाना. जैसे इधर फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करा जा रहा है, इसी तरीके से क्लोरीन जर्म्स और बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करती है, मतलब उनको जला देती है, मतलब उनको मार डालती है, मतलब पानी को जर्म्स और बैक्टीरिया से फ्री कर देती है. तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर अवेलेबल क्लोरीन डिटरमाइन करने की कोशिश की जा रही है कि किसी वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट में जिस ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करा जा रहा है, उस ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्लोरीन अवेलेबल है. जितना ज्यादा क्लोरीन अवेलेबल होएगा, उतना ही वह ब्लीचिंग पाउडर इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, काम का है. While if available chlorine is less, तो वो ब्लीचिंग पाउडर घटिया है, बेकार है, बेकाम का है. उसका इस्तेमाल न करने के बजाय कोई और दूसरा, मतलब फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर लाया जाए, उसमें से क्लोरीन गैस एस्केप कर चुकी है, बेकार हो चुका है. जो उसको काम करना चाहिए वो कुछ नहीं करेगा, बस नाम के लिए डाल दिया गया. तो अब उस ब्लीचिंग पाउडर में कितनी क्लोरीन अवेलेबल है, इस बात को जांचने के लिए, वो ब्लीचिंग पाउडर कितना खरा है, कितना प्योर है, कितना उपयोगी है, इस बात को जांचने के लिए, इस बात को कंफर्म करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, दिस प्रॉब्लम इज बीइंग डन. उस ब्लीचिंग पाउडर को 1 लीटर सॉल्यूशन में डाला, 9.55 ग्राम, उसका 25 ml सॉल्यूशन लिया, 25 ml सॉल्यूशन को फेरस आयन से रिएक्ट कराया. फेरस आयन ऐसा जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, लिमिटेड ब्लीचिंग पाउडर था, इसलिए लिमिटेड अमाउंट में फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मगर कुछ फेरस आयन बचा रह जाएगा. कितना फेरस आयन बचा रह गया, इसे डिटरमाइन करने के लिए उसको स्टैंडर्ड KMnO4 से टाइट्रेट कराया. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द प्रॉब्लम. अब सबसे पहले इन्वॉल्व्ड रिएक्शन हमने समझी कि क्लोरीन ने फेरस आयन को कैसे ऑक्सीडाइज करा और बचा हुआ फेरस आयन कैसे KMnO4 से ऑक्सीडाइज हुआ. अब हमने क्या करा, ये जो फेरस आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया. फेरस आयन है 5.6 ग्राम पर लीटर, तो 5.6 ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट कर दिया, दशमलव मोल्स पर लीटर. तो यह फेरस आयन की मोलारिटी हुई, और यही फेरस सल्फेट की मोलारिटी हुई. फेरस सल्फेट की यदि है मोलारिटी, तो यह नॉर्मेलिटी. क्यों? क्योंकि फेरस आयन का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, दोनों ही रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है फेरस आयन का. अब कितने इक्विवेलेंट KMnO4 के इस्तेमाल हो रहे हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. जितने इक्विवेलेंट KMnO4 के इस्तेमाल हो रहे हैं, उतने ही इक्विवेलेंट वहां फेरस आयन एक्सेस अनरिएक्टेड बचे रहे होंगे.
इनिशियली कितने इक्विवेलेंट फेरस आयन के थे? नॉर्मेलिटी ऑफ फेरस आयन इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। इनिशियली इतने इक्विवेलेंट थे, इतने इक्विवेलेंट बचे रहे। तो फेरस आयन के कितने इक्विवेलेंट क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करे होंगे? इनिशियली जितने इक्विवेलेंट थे माइनस जो बचे रहे, इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करे, मतलब इतने ही इक्विवेलेंट वहां पर क्लोरीन के रहे होंगे। हमने इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन 25 ml निकाल लिया। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन 25 ml। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दैट इज 2। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन इन 25 ml आ गया, मोल्स ऑफ क्लोरीन इन 1 लीटर आ गया। इतने मोल्स क्लोरीन 1 लीटर में है, मतलब इतने मोल्स क्लोरीन अवेलेबल है इस 9.55 ग्राम्स ब्लीचिंग पाउडर में। इफ दिस इज द मोल्स ऑफ क्लोरीन अवेलेबल इन 9.55 ग्राम, we determine the grams of chlorine available upon total weight into 100. This is the percentage chlorine available in the given bleaching powder. यदि यह अच्छा परसेंटेज है तो वो ब्लीचिंग पाउडर काम का है, उपयोगी है। इफ दिस इज गुड परसेंटेज, यदि यह परसेंटेज कम है तो वो बेकार ब्लीचिंग पाउडर है, रखे रखे खराब हो चुका है। अब उसको इस्तेमाल करने के बजाय फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर लाया जाना चाहिए। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए, नोट डाउन करें, आंसर चेक करें और अगले प्रॉब्लम की तैयारी करें।